नीट के एग्जाम में बायो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है 50% वेटेज यही लेकर जाता है। अब इसीलिए काफी सारे बच्चों को ना ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि बायो तो है, इजी सब्जेक्ट है तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बायो जितना ईजी लगता है ना उतनी ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स तुमसे करवाता है। और तुम एक्सपेक्ट कहाँ कर रहे होते हो कि 330 प्लस लाएंगे, 320 प्लस लाएंगे, 360 आउट ऑफ 360 लाएंगे, बट वो चीजें हो नहीं पाती हैं रियलिटी में, क्योंकि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती है। और सिली मिस्टेक का मतलब नेगेटिव मार्किंग, और जितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा तो पूरा नेगेटिव में चला जाता स्कोर। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने कैसे स्कोर किया था 330, क्योंकि बायो मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। मैंने भी नीट एग्जाम दिया है और बायो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने स्कोर भी किया है। आई कैन प्राउडली से दैट मेरे 250, 270 या 280 मार्क्स, और बहुत ही रेयरली मॉक टेस्ट में 300 के अराउंड मार्क्स आते थे बायो के अंदर। लेकिन नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने कर लिया था लास्ट के 1 महीने में स्पेशली। तो वो सारी टिप्स मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि तुम इतने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तुम्हारा भी, आई एम श्योर 99% स्टूडेंट्स का यही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, और इसलिए इसमें एटलीस्ट तुम सिली मिस्टेक्स ना करो, इसलिए इसमें एटलीस्ट तुम अपना 330 प्लस स्कोर कर लो। ठीक है, मैंने तो 330 स्कोर किया था, तुम हो सकता है 360 भी स्कोर कर लो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब जरूर करना इस यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार मैं बताऊं, मैंने एकदम अपनी स्टोरी बता रही हूँ मैंने क्या किया था। देखो, मॉक टेस्ट के अंदर होता क्या है ना कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट होते ना, इसकी एक रियलिटी है। तुम चाहे खुद भी अपने मॉक टेस्ट में देख लेना, मैं अपने मॉक टेस्ट का बताती हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमेशा मॉक टेस्ट थोड़े से टफ बनाए जाते हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न होता है ये हमको नहीं लग रहा है टफ, ये हमारे टीचर्स भी हमको बताते हैं। मतलब मेरे टीचर्स ने तो हम सबको बताया था कि भाई तुम्हारे जो मॉक टेस्ट है वो हम जानबूझ के हार्ड बना रहे हैं, जानबूझ के लेंदी बना रहे हैं। बायो का पेपर इतना लेंदी बनाते थे, AR क्वेश्चन इतने डालते थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालते थे, भर देते थे पूरे पेपर को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो हमें ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखते थे तो हमको लगता था कि यार ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम टिक टिक करने वाले आंसर्स होते हैं यहाँ पर तो, लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में इतने लेंदी होते हैं। तो यार उसके पीछे का एक रीज़न होता है जो टीचर्स भी हमें बताते हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बनाते इसीलिए ताकि तुम्हारी एक जो प्रिपरेशन है ना वो एक लेवल ऊपर हो। ये नहीं कि तुम एग्जाम लिखने जा रहे हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन ही एक लेवल नीचे है, एग्जाम एक लेवल ऊपर आ रहा है, तो भाई एग्जाम में तो वैसे इतना स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, बाकी के सब्जेक्ट्स का भी टेंशन रहता है, तो तुम बायो में स्कोर ही ना कर पाओ। इसीलिए वहाँ पर थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर पेपर्स में अगर तुम्हारा थोड़ा भी मार्क्स मतलब नीचे आ रहा है ना, तो ये मत सोचना कि हमारे मेन एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स आएंगे या फिर बहुत कम मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेन एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स के मैंने देखा है, मेरे भी साथ के जो स्टूडेंट्स थे उनके बहुत स्टूडेंट्स के देखा हुआ है कि जो मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं लेकिन मेन एग्जाम में अच्छे आते हैं। तो बेसिकली मेरे ना 2-3 रीजंस थे वाई मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया और क्या मैंने चेंजेस करे जिस हिसाब से मैं पढ़ रही थी। तो मॉक टेस्ट में 250 या 280 के अराउंड मार्क्स आते थे, 270 के अराउंड मार्क्स आते थे, लेकिन बाद में मैंने इसमें इंप्रूवमेंट किया 330 तक। देखो, सबसे पहले मैंने NCERT फॉलो करी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यार NCERT से ही पेपर आता है। बाकी एस्पिरेंट्स की तरह मेरे मन में भी यही सवाल चल रहा था कि यार NCERT से पेपर नहीं आता, हो सकता है NCERT के साथ में और भी जो बाहर से क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बाहर से, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बाहर से आ रहे हैं। तो हम तो क्या करते हैं ना, 100 क्वेश्चन आए तो 95 क्वेश्चन को तो हम छोड़ देते हैं, उन 5 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, और उन 5 क्वेश्चन के लिए हम एलन आकाश सब फलाना ढमकाना सब के मॉड्यूल पढ़ के चाट लेते हैं। मेरे हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियों ने भी यही किया था, मेरे क्लासमेट्स ने यही किया था, मैंने भी कहीं ना कहीं उनको देख के ऐसा कर लिया था। लेकिन ट्रस्ट में ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक हो सकती है जो तुम इस लास्ट टाइम पे कर सकते हो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये कि भाई NCERT पे स्टिक रहो, तुम्हें उन 5 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, तुम्हें उन 95 क्वेश्चन के पीछे भागना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन ही बाहर से आते हैं, हो सकता है ना भी आए बाहर से, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए। जनरली ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं बाहर से, पर हमें उस 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, हमें सिर्फ भागना है उन क्वेश्चन के पीछे जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है जो सिर्फ NCERT से आता है। तो पहला तो ये कि लास्ट के 20-25 दिन जितने भी दिन बचे हैं ना, इसमें मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि NCERT के अलावा, तुम्हें कसम है तुम्हारे नीट एग्जाम की मैं बता रही हूँ कि NCERT के अलावा किसी दूसरी किताब को तुम छुओगी नहीं। दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू। तुम्हें लगे कितना भी यार ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तुम किसी के नोट्स नहीं पढ़ोगे, तुम कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ोगे अनटिल और अनलेस तुमने खुद के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे फॉर रिविजन।
उसके अलावा तुम इधर उधर से किसी के भी नए नोट्स नहीं पढ़ोगे। कई बच्चे में आदत होती है यार इसके नोट्स कितने प्यारे लग रहे हैं उसके, अरे नहीं पढ़ना यार दूसरों के नोट्स, खुद के एनसीईआरटी को जितनी बार हो सकता है मल्टीपल रिवीजन करो। तो पहला तो ये हो गया एनसीईआरटी। दूसरा, क्योंकि मैंने मल्टीपल रिवीजन बोला तो मल्टीपल रिवीजन दूसरी सबसे बड़ी की होती है, क्योंकि बायो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और बायो के पीछे फिर वही होता है नीट एस्पिरेंट जिनको बायो बहुत अच्छा लगता है, तो फिजिक्स तो वैसे भी थोड़ी सी ऐसे रहती है, तो बायो में फिर ऐसा रहता है यार बायो पढ़ ले। तो हर टाइम ना बायो बहुत ज़्यादा रिवाइज होती थी मेरे एंड से, तो मैंने बहुत बार रिविजन किया था उस चैप्टर में कौन से डायग्राम्स है, एवरीथिंग आई न्यू दैट। तो बायो का सबसे मेजर यही होता है कि जितना तुमने मल्टीपल रिवीजन किया होगा ना, ये उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और ये उतना ही तुम्हें धोखा नहीं देगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट के 25 दिन में ना, मतलब अगर देखो तुमने किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर मान लो तुमने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रखी या मान लो तुमने टेस्ट सीरीज़ लगा भी रखी है, दोनों टाइप के बच्चे, तुमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रखे ना, तो किसी की भी टेस्ट सीरीज तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली। ये मुझसे लिखवा कर ले लो, तुम्हें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम टिप्स पे होने चाहिए। हमारे टीचर्स भी हमेशा कहते थे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना 1-2 बार लगाने के नहीं होते हैं, इनको बार बार लगाया करो, इनको भी रिपीटेड मोड पे लगाया करो। जैसे तुम मल्टीपल रिविजन करते हो एक चैप्टर का बायो के लिए, वैसे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मल्टीपल रिविजन क्या करो। पहले मुझे बहुत अटपटी सी लगती थी बात, लेकिन लेटर ऑन आई अंडरस्टूड कि भाई सही बोल रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो और रिपीट करो बार बार। मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें अपने टेलीग्राम पर भेज रही हूँ, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका खुद पे बिल्कुल भी बस नहीं चलता, उनको लगता है यार अभी तो पढ़ लिया, फिर बाद में थोड़ा सा आलस आ जाता है, नहीं पेपर लगाने का मन नहीं करता कि 2 से 5 क्यों पेपर लगाना है, क्यों प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट में एग्जाम से 25 दिन पहले तुम्हें अगर 2 से 5 वाली आदत नहीं पड़ी ना, तो तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक इतना बेकार रहेगा और एग्जाम हॉल में एकदम जाके तुम्हें कुछ नया लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो डेली मैं तो कहती हूँ कि तुम डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाते जाओ और करते जाओ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टारगेट दिए हुए हैं, मैं स्टडी रूटीन्स रोज़ाना शेयर करती हूँ, आपको पहली रात को शेयर कर देती हूँ, सुबह से तुम्हें वो स्टडी रूटीन फॉलो करना होता है, जिसमें तुम्हारा एक पेपर भी इंक्लूडेड होता है और साथ में रिविजन भी इंक्लूडेड होता है। कौन से स्लॉट पे तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें स्टडी स्लॉट देती हूँ और चैप्टर्स के टारगेट देती हूँ। मैंने टारगेट बनाया कि मैं अगले 20 दिन में तुम्हारा सिलेबस एक बार रिवाइज करवाऊंगी। 25 अप्रैल के बाद में हमारा 4 दिन का फिर से एक और राउंड चलेगा रिविजन का, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद में फिर से हमारा 4 दिन का 1 मई से 4 मई तक चलेगा, उसमें फिर से एक राउंड चलेगा। तो एग्जाम से पहले मैं 3 बार तुम्हारा रिवीजन करवाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे बताए हुए स्टडी रूटीन से चलते हो, ट्रस्ट मी, तुमको कॉन्फिडेंस बहुत होगा खुद पे एग्जाम लिखते टाइम। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने एक बार नहीं 3 बार सिलेबस को रिवाइज किया है। तो कॉन्फिडेंस जितना होगा ना, उतना ही नंबर बूस्ट होंगे ही होंगे हर सब्जेक्ट में, नॉट इन बायो ओनली। फिर चौथी चीज़ यार, बायो के लिए मुझे एक ऐसा लगता है कि आजकल तो, पहले तो क्या होता ना, ऐसे टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, AR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों की ना AR बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ी सी कम पकड़ होती है, थोड़ा वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जितने भी AR, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए AR है, उन पे पूरा फोकस करके उनको एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। तुमसे कोई क्वेश्चन ना भी बने ना, लेकिन उसका सोल्यूशन ज़रूर देखो, तुमसे चाहे ना बना हो क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, कोई भी मॉक टेस्ट लिख रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जितने तुम्हारे क्वेश्चन आए हैं टोटल क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका सोल्यूशन तुम्हें आता ना हो। अब चाहे तुम क्वेश्चन वो सही करके आए हो, गलत करके आए हो या करके ही ना आए हो, लेकिन तुम्हें आना जरूर चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन आना बहुत जरूरी। आते हैं बायो के अंदर जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर पूछा जाता है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उनको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व किया करो, देखा करो यार ये क्या चीज़ पूछी गई है, सही पूछा है, गलत पूछा है, क्या पूछा हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसा बहुत बार होता है, आप चाहे कितना मल्टीपल रिवीजन कर लो, एक टॉपिक का मोनेरा का मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन कर लिया एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी लाइन होगी जहाँ पर लिखा होगा कि इसमें ये नहीं होता है, या इसमें ये होता है, या इसमें ये कभी कभी होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स बाय गॉड इतना तकलीफ देते ना, एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कंफ्यूज हो जाओगे कि यार होता है, नहीं होता है, या कभी कभी होता है, ऑलवेज प्रेजेंट या समटाइम्स प्रेजेंट, इन वाले स्टेटमेंट्स में इतनी गलती होती है। तो इन वाली चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, उनको तुरंत वहीं के वहीं हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो। ये स्टेटमेंट्स तुम्हें बहुत धोखा दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। टिक मार्क करने वाले क्वेश्चन कभी धोखा नहीं देंगे, वो सीधे सीधे हो जाते हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं मुझे क्वेश्चन। तो मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे नंबर कम भी आ रहे हैं तो कभी भी हिम्मत मत हारो कि हमारे तो मेन एग्जाम में भी नंबर इतने ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, इट ऑल डिपेंड्स कि भाई तुमने कितना अच्छे से अपने दिमागी संतुलन को बना के रखा और तुम कैसा परफॉर्म करते हो, उसका इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता है। कभी कभार हमारे टीचर्स कहते हैं कि यार तुम जैसा मॉक टेस्ट में नंबर लाते हो वैसे तुम्हारे वहाँ आते हैं। मैं कंप्लीटली अग्री नहीं करती इस चीज़ से, मैं पार्शियल अग्री करती हूँ इससे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई तुमने इतने ही मार्क्स तुम्हारे मॉक टेस्ट में ला रखे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे नीट में अच्छे मार्क्स आए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी मैंने होते हुए देखा है, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं लेकिन मेन एग्जाम में आते हैं। मेरे साथ खुद के साथ हुआ यार, 250 280 मतलब इतने ही मार्क्स मेरे बायो में आते थे। ऐसा लगता था मुझे कि यार बायो में ही कुछ नहीं आ पा रहा तो कैसे होगा। लेकिन मैंने नीट एग्जाम में बहुत अच्छा कर लिया था क्योंकि मेरे मल्टीपल रिवीजन बहुत थे, मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो मुझे क्लियर कट आइडिया लग गया था कि कहाँ से पेपर आ रहा है और क्या आ रहा है, कौन से टॉपिक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। दैट्स द होल थिंग। और एक ही बात याद रखना, ये लास्ट के 25 दिन में तुम्हें चाहे कोई कितना भी लालच दे, किसी भी इंसान की नहीं सुननी। तुम्हारी डेस्क के ऊपर जब तुम बायो पढ़ो ना, सिर्फ 2 चीज़ों का तुम्हारे पास होना चाहिए, यार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, दूसरा इस चैप्टर के प्रीवियस से क्वेश्चन लगाने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मत करो, क्योंकि लास्ट के 20 दिनों में जितनी तुम नई चीज़ें ट्राई करोगे ना उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, नीट एग्जाम कॉन्फिडेंस का खेल होता है, जहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो एग्जाम के अंदर तो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है यार जो मैंने फॉलो करी थी लास्ट के टाइम पर। और सीआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, यही सारी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी है। बिल्कुल अपने दिल से मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी, कोई भी तुम्हें टॉप चीज़ नहीं फॉलो करनी। और हाँ, अगर तुम्हें कम टाइम में रिवीजन करना हो चैप्टर्स का, मैं इस चैनल के ऊपर तुम्हें वीडियोस दूंगी जिसमें कम टाइम के अंदर तुम एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर स्टडी रूटीन, और इसके साथ मैं बायो के चैप्टर वाइज प्रीवियस से क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करूंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।